हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका एजुकेटर यश चंद्रा। आज आपके सामने यहाँ पर मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है। हमारे यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है और प्रयास यह रहता है कि आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्नों को छांट के लाया जाए और वैसे सिलेक्टिव प्रश्न रहें जो आपकी परीक्षा में आ सकें। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए यहाँ हम आज अपनी फोर्थ टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। यह टेस्ट सीरीज, इसमें जो कंटेंट दिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चंस हैं, यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जो आपकी यूपी एएसआई की वैकेंसी आई हुई है उसमें भी ये बहुत सहयोगी होने वाला है। साथ ही साथ यूपी एसएससी के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें भी कई सारी परीक्षाएं, जो यूपी स्टाफ नर्स वगैरह की परीक्षाएं भी होती हैं। अगर वहां भी जीएस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यहां से प्रश्न आने तय होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। और यह हमारी जो टेस्ट सीरीज होने वाली है यह ज्योग्राफी से संबंधित होगी। इससे पहले वाली हमारी पॉलिटी से रिलेटेड थी। ऐसे ही अल्टरनेट हम हर सब्जेक्ट के विषय में लाते रहेंगे जब तक परीक्षा नहीं हो जाती। हमारा पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज अ फादर ऑफ ज्योग्राफी? इरास्टोथनीज, हेरोडोटस, हिप्पोपार्कस या फिर हिकैटियस? सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प ए होगा। एरेस्टोनीज को बोला जाता है। वह एक प्राचीन यूनानी भूगोल शास्त्रज्ञ, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही गणना की, जो उनका सबसे प्रसिद्ध कार्य बन जाता है। इसके अलावा पृथ्वी से सूर्य की दूरी का भी सटीक गणना करने वाले व्यक्ति भी इसी को माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भूगोल के ज्योग्राफिका शब्द, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस, हिकैटियस, हिप्पार्कस या फिर इरास्टोनीज? तो इसी व्यक्ति ने किया था। यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? विकल्प डी, एरास्थोनीज ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इन्हें भूगोल का पितामह भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं, उसी की तस्वीर बनाई गई है। अगला प्रश्न है, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच विच इज इन विच कंट्री? ग्रीनविच इज इन विच कंट्री? लंदन, हॉलैंड, यूएसए या फिर भारत? सही विकल्प होगा यहाँ हमारा ए, लंदन। ग्रीनविच शाही नगर और लंदन इंग्लैंड की का बाहरी नगर है। यह केंट के ऐतिहासिक काउंटी में टेम्स नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहीं पर वह रेखा, जो ग्रीनविच रेखा है, यहां से गुजरती है। कंट्री लोकेटेड ऑन प्राइम मेरिडियन टाइम, आप देख सकते हैं कौन कौन सी इस रेखा पर जो है कौन कौन से देश मौजूद हैं। आप यहाँ देखिए ऊपर, यूनाइटेड किंगडम, जिसे आप ब्रिटेन कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन। फ्रांस यहाँ पर भी पड़ रहा है और यह स्पेन है। उसके बाद यह अफ्रीकी देश अल्जीरिया से भी गुजरता है, माली से भी गुजरता है, बुर्किनो फासो से भी गुजरता है और घाना से भी गुजरता है। ठीक है, इतने देशों से गुजरते हुए और अंत में यह अंटार्कटिक रीजन में प्रवेश करता है। यह 0 डिग्री है, ध्यान रखिए। इस पे 180 रेखाएं पूरब की तरफ होती हैं और 180 रेखाएं पश्चिम की तरफ होती हैं। ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती हैं। इनके द्वारा समय का ज्ञान होता है, स्थान का ज्ञान होता है। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों की स्थानीय समय के बीच कितना अंतर होता है? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का या फिर 1 मिनट का? सही विकल्प यहां होगा हमारा 4 मिनट का। दो देशांतरों के बीच के समय का अंतर 4 मिनट का होता है। यानी कि अगर आप अभी यहां पे इस तस्वीर को देखें तो अगर कोई व्यक्ति 30 डिग्री वेस्ट देशांतर से 60 डिग्री वेस्ट के बीच जाता है, यानी कि एक देशांतर, यहां तो ज्यादा गैप दे दिया गया, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जाने में व्यक्ति को 4 मिनट का समय लगता है, एक से दूसरे देशांतर तक जाने में। प्रमुख यामोत्तर के पूर्व में स्थित स्थान पश्चिमी गोलार्ध में स्थित स्थानों से समय से आगे होता है। इसलिए अगर ग्रीनविच 0 डिग्री पर दोपहर 12 बजे हैं तो यह 1 डिग्री मध्याह्न पर 12 बज के 4 मिनट होगा। इसी तरह भारत में मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री और आधा डिग्री यानी 82.5 डिग्री माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेशेल, डेविस, पेंक या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प है हमारा यहाँ पे पेशेल को माना जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जर्मन भूवैज्ञानिक अलेक्जेंडर वान पेशेल को माना
जाता है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा यहाँ पे? कांट। वारेन यहां सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प वारेनियस होगा। वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1955 में, 1896 में, 1997 में या फिर 1884 में किया गया? सही विकल्प यहाँ पे क्या होगा? सही विकल्प होगा 1884। इसे प्राइम मेरिडियन सम्मेलन में परिभाषित किया गया। जब कोई इस रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर यात्रा करता है तो उसे एक अतिरिक्त कैलेंडर दिवस प्राप्त होता है। अगर आप इससे संबंधित डिटेल में वीडियो चाहते हैं, अगर आपको पता होना चाहिए कि हाँ प्राइम मेरिडियन रेखा होती है, कैसे हम उसके जब पूरब की तरफ बढ़ते हैं या पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो कैसे एक दिन की हानि या एक दिन का लाभ होता है, 1 डिग्री पार करने में। या फिर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अगर 10 डिग्री देशांतर पे 4 बजा है तो 20 डिग्री या 30 या 35 डिग्री देशांतर पर इस समय कितना समय होगा। अगर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको चाहिए और इस पे डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, हम डिटेल में इस पे वीडियो बना देंगे। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, उच्छल तारा या ये सभी? हालांकि सभी ये ग्रह चक्कर काटते हैं, लेकिन जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हें सामान्य रूप से ग्रह कहा जाता है, प्लेनेट कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहे जाते हैं। भू भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? वारेनियस, टेलर, कांट या फिर रीटर। सही विकल्प होगा कांट ने ऐसा कहा था। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौरमंडल में 12, 10, 9 या फिर 8। यहां पर अभी जो तत्काल चल रहा है करंट, उसमें आपको 8 ग्रह कहना है, लेकिन वैसे हम 9 ग्रह मानते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार। वे क्रमशः बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर, ध्यान रखिएगा इससे पहले वाले प्रश्न में था सूर्य के चारों ओर। उच्छल तारा, ग्रह, उपग्रह, ये सभी। तो सही विकल्प क्या होगा? उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं या मून। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंडों को उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर, गैलीलियो, न्यूटन या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प क्या होगा आपका? जोहान्स केपलर ने 1600 के दशक की शुरुआत में ग्रहों की गति के 3 नियम सुझाए। ग्रहों की गति के केपलर के 3 नियम। पहला, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की यात्रा अंडाकार होती है। दूसरा, जिसमें सूर्य का केंद्र एक फोकस पर होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 12 अगस्त, 21 जून, 21 जुलाई या फिर 21 मार्च? 21 जून को नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है, क्योंकि इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर 90 डिग्री होता है, जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रिटर या फिर केपरल ने? सौर मंडल की खोज, सौर मंडल या प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने 1543 में किया था। एक ग्रह ने की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपोजी, अपसौर या फिर पेरिजी? सही विकल्प का आप चुनाव करें। सही विकल्प होगा किसी भी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंडों से सूर्य की अधिकतम दूरी को अपसौर या अपेलियन कहते हैं तथा न्यूनतम दूरी उपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 97, 81, 95
या फिर 89। सही विकल्प क्या होगा आपका? सही विकल्प 89 या 88। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है और आमतौर पर इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। ब्रह्मांड में कुल 88 तारामंडल हैं। तारामंडल सितारों का एक समूह है जो एक विशेष पैटर्न बनाता है, आमतौर पर इसके आकार के अनुसार नामित किया जाता है। ब्रह्मांड में कुल कितने? कुल 88 तारामंडल हैं। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? ऐसे ग्रह जो पथरीले चट्टानी ग्रह हैं, जो चट्टानों से बने हैं। सामान्य रूप से सौरमंडल में हमारे दो प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, और वे दो प्रकार के ग्रह कौन से हैं? दो प्रकार के ग्रह हमारे होते हैं। एक तो चट्टानी ग्रह होते हैं, पथरीले ग्रह होते हैं, और दूसरे गैसीय ग्रह होते हैं। तो यहाँ पार्थिव ग्रहों की बात की जा रही, चट्टानी पथरीले 5, 8, 4 या फिर 7। सही विकल्प है 4 हमारे स्थलीय ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी? ब्रह्मांड विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है, कल न्यू स्टार। निम्नलिखित में कौन एक तारा है? पृथ्वी, शुक्र, सूर्य या फिर चंद्रमा? तारा क्या होता है कि एक ल्यूमिनस बॉडी होता है, सेल्फ ग्लोइंग बॉडी होता है। सेल्फ जो है ग्लोइंग सेलेस्टियल बॉडी होता है, यानी कि उसमें स्वयं का प्रकाश होता है। लेकिन एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी भी होते हैं जो सूर्य के या तारों के प्रकाश के रिफ्लेक्शन से चमकते हैं। इसमें पृथ्वी, शुक्र और चंद्रमा ये सभी नॉन ल्यूमिनस बॉडी हैं। ये किसी प्रकार के जो है रिफ्लेक्शन से चमकते हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे एक तारा है। हमारे सौरमंडल में सूर्य एकमात्र तारा है। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 3.8, 8.3, 7.4 या फिर 9.3? सही विकल्प होगा 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम है। इसमें सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। जैसे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दो प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं। तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं, दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलते हैं और एक जो है हीलियम के परमाणु का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से अथाह ऊर्जा उत्पन्न होती है। और यह प्रक्रिया सूर्य में तब तक चलती रहेगी जब तक हाइड्रोजन ईंधन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, यानी हीलियम में पूरी तरह परिवर्तित न हो जाए। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? बुध, प्लूटो, वरुण या फिर बृहस्पति? सही विकल्प होगा सूर्य से दूरी के क्रम में वरुण सबसे आखिरी ग्रह है। अगर सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम देखें तो नजदीक से दूर जाते हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और आखिर में वरुण ग्रह है। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? बुध, प्लूटो, बृहस्पति या फिर शुक्र? सही विकल्प आपका क्या होगा? यहाँ पे सही विकल्प होगा बुध, सबसे नजदीकी ग्रह है। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? मंगल, शनि, बुध, बृहस्पति? सही विकल्प आपको बुध की धरती क्रेटरों से अटी पड़ी है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रेटर्स हैं और बिल्कुल हमारे चंद्रमा जैसे नजर आते हैं। बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन या फिर 87 दिन? सही विकल्प होगा मात्र 88 दिन। बुध सूर्य के सबसे नजदीक अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन का समय लेता है। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? विच इज द मोस्ट इंटेंस प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? मंगल, शनि, शुक्र, बुध? सही विकल्प आपका होगा बुध को सूर्य का चक्कर लगाने में करीब 88 दिन, इसकी औसत गति 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड है। बुध ग्रह अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य के सबसे पास है। इसी वजह से बुध ग्रह सबसे तेज परिक्रमा करता है और यह जो है सबसे तीव्र ग्रह है, सबसे तेजी से घूमने वाला ग्रह है। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा, मंगल? सही विकल्प का आप चयन करिए। सही विकल्प क्या होगा?
शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान आकार, गुरुत्वाकर्षण और संरचना के कारण कभी कभी उनसे पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। कौन सा जोड़ा इसमें सही है? तो सही है, बुध और शुक्र के ऐसे दो ग्रह हैं जिनकी परिक्रमा करने के लिए एक भी प्राकृतिक चंद्रमा नहीं है या एक भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है? पृथ्वी, शनि, शुक्र या चंद्रमा? सही विकल्प क्या होगा आपका? सही विकल्प होगा शुक्र। सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है जिसके लिए यह प्राचीन संस्कृतियों के द्वारा सुबह का तारा या शाम का तारा के रूप में संदर्भित किया जाता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। सही विकल्प आपका होगा यूरोप निवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। शुक्र सबसे चमकीले ग्रह में से एक है और यह पृथ्वी से सुबह शाम दोनों समय दिखाई देता है। पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर यानी कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी, यह निकटतम होगा उपसौर है। ठीक है, तो निकटतम जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की उपसौर स्थिति जनवरी के महीने में होती है। उपसौर एक ग्रह की कक्षा में एक बिंदु है जिस पर ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक होता है, और अगर अपसौर होता तो इसका अर्थ होता सबसे दूर। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? स्वेस, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है स्वेस ने किया। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग स्वेस ने किया था। इसमें सियाल जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, जैसे पृथ्वी की सतह होती तो पृथ्वी की तीन परतें मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ऊपरी सतह को क्रस्ट बोला जाता है, उसके नीचे मेंटल बोला जाता है इसे, और तीसरी को क्रोड बोला जाता है या कोर बोला जाता है। ठीक, क्रोड या कोर बोल सकते हैं। तो ऊपरी सतह जो होती है इस पे हम लोग रहते हैं, इसी सतह पे, और इस पे प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं इसको प्रभावित बहुत ज्यादा करती हैं। खेती बाड़ी, मकान, सारी चीज इसी पे होती हैं। और यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिनियम से बना होता है, तो दोनों को मिला के शब्द बनाया जाता है सियाल। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? सीमा, निफे या फिर सियाल? सीमा जो है मेंटल का होता है। सीमा परत के नीचे पृथ्वी की तीसरी और अंतिम परत पाई जाती है जिसे क्रोड कहते हैं। इसमें निकल यानी कि एनआई का और लोहा फे एफई है प्रधानता होती है, फेरस, इसलिए इस परत का नाम निफे है। यह 2829 किलोमीटर गहराई से पृथ्वी के केंद्र तक पाई जाती है, कहीं कहीं 2700 मिलेगा। इसमें क्या होता है, जैसे हमने देखा अभी तीन परतों के बारे में बात किया। पहला हो गया तो यह सियाल कह दिया गया और इसे सीमा कह दिया गया। ठीक है, इसमें सीमा हो गया और यह निफे हो गया, तीसरी और अंतिम परत। भूपृष्ठ की किस परत में बैसाल्ट की चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीमा, सियाल, ये सभी। तो जो यहाँ पे सीमा आप देख रहे हो इसमें ये बैसाल्टिक पाई जाती है। भूपृष्ठ सीमा परत में बैसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है, ज्यादातर ये समुद्रिक होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप विज्ञान। भूकंपी तरंगों पर आधारित स्रोत इन तरंगों की गति और दिशा के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का पता चलता है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? मेंटल मतलब बीच की परत, पृथ्वी के बीच की परत, ऊपर का सियाल, नीचे का निफे और यह सीमा मेंटल। 40, 45%, 67% या फिर 90%? सही विकल्प है 84%। आयतन और पृथ्वी के द्रव्यमान का 67% भाग मेंटल में ही मौजूद है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? कितने? 110 किलोमीटर, 155, 200 या फिर 100? सामान्य रूप से देखने में 100 भी अगर मिले या 70 मिले तो भी आप उसे लगा सकते हैं।
ठोस पृथ्वी का सबसे बाह्य भाग जिसकी मोटाई पृथ्वी के सतह से लगभग 100 किलोमीटर नीचे है। महासागरों में इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसको इस तरह आप समझ सकते हैं जैसे ये है। तो इस तरह से मोटाई अगर आप ध्यान देंगे तो इस तरह से धरती के सतह की मोटाई है। अब आप देखिए, यह आपका सतह हो गया। अगर यहाँ पे पर्वत है तो इसकी मोटाई आप यहाँ से जोड़िए, ठीक है, यहाँ से। और अगर महासागर है तो इसकी मोटाई आप यहाँ से जोड़ेंगे। तो महासागरों में इसकी मोटाई मात्र 5 किलोमीटर मिलेगी, लेकिन पर्वतों तक आपको लगभग 70 किलोमीटर या उससे भी अधिक मिल सकती है। यह सतह की मोटाई है। पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विच एलिमेंट इन फाउंड इन अबेंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट? लौह, क्रोमियम, ऑक्सीजन, पोटेशियम। सही विकल्प होगा ऑक्सीजन भूपर्पटी में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन भूपर्पटी का 46.6% होता है। इससे संबंधित वीडियो हमारी कई और भी आती रहेंगी, तो इसमें हमने आपको केवल इंट्रो दिया है ज्योग्राफी का। बाकी आगे आने वाली वीडियो में बहुत सारे और कंटेंट यहाँ ऐड करेंगे, जैसे हम तस्वीरों के माध्यम से आपको पृथ्वी के इनर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताएंगे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना वह किस तरह विभाजित है, उसमें क्या पाया जाता है, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, कौन से कम कौन से ज्यादा, उनका प्रतिशत क्या है, इतना डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि अगर आप आरओ या आरओ की परीक्षा में अगर एमपीपीसीएस यूपीपीसीएस कहीं भी बैठ रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए आसान होंगे। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2, 38.7। सही विकल्प है 30% भाग पर। महाद्वीपों पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 30% भाग घेरता है। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में आर्कटिक है, पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? लौह, एल्यूमिनियम, पोटेशियम या फिर क्रोमियम। सही विकल्प हमारा है क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल व लोहे का बना है। निफे परत के नाम से भी इसे जाना जाता है। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपरी से दूसरी परत का नाम क्या है? निफे, सीमा, सियाल, इनमें से कोई नहीं है। जो बॉर्डर लिखा हुआ है सीमा इस तरह से होगा, वह बॉर्डर नहीं है। ठीक, सही विकल्प है निफे लेयर कहा जाता है क्योंकि यह निकेल और आयरन से बना होता है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160, 180। पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से पृथ्वी के अध्ययन के लिए कुछ रेखाएं खींची जाती हैं। जो रेखा कहा जाए तो एक ऐसा वृत्त पृथ्वी पर बनाती हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर क्रमशः जाती हैं। समानांतर रेखाएं इस पे खींची जाती हैं। एक 0 डिग्री को मानकर केंद्र में, जिसे भूमध्य रेखा इक्वेटर कहा जाता है, उससे उत्तर की तरफ 90 रेखाएं खींची जाती हैं जो अंत में डिग्री के अनुसार ध्रुवों पर पहुंचकर 0 हो जाती हैं। इसे 90 डिग्री कहा जाता है पोल पर। और यही 90 रेखाएं दक्षिण की तरफ जाती हैं जो 0 पहुंचकर पोल पर 0 डिग्री 90 डिग्री हो जाती हैं। यहां पर इस तरह की रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। और जो रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, अर्धवृत्त का निर्माण करती है पृथ्वी पर, जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। यह क्रमशः पूरब की तरफ 180 के संख्या में इनकी होती है और पश्चिम की तरफ भी इनकी संख्या 180 होती है। उत्तरी दक्षिणी गोलार्धों में यह 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इस प्रकार 181 अक्षांश रेखाएं हैं। कहीं कहीं 181 मिलेगा, कहीं कहीं 179 मिलेगा। परेशान नहीं होना है। ये मान के चलिए कुछ लोग 0 डिग्री को रेखा नहीं मानते हैं कोई, या फिर कुछ लोग पोल को भी बिंदु मात्र मानते हैं, उसे रेखा नहीं मानते। देशांतरों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड? 60, 360, 180 या फिर 90। कुल संख्या 360। अभी मैंने आपको बता दिया। 180 देशांतर को कभी कभी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, जो आपके प्रशांत महासागर से गुजरती है। बेरिंग जल संधि के पास आप देखेंगे कमचटका जो है महासागर है, और जो है वहां पे जो है आप देख सकते हैं अलास्का वगैरह का रीजन वहां पड़ता है, अमेरिका और रूस के बीच। निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता
या इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है दिए शहरों में सिंगापुर भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है। सिंगापुर भूमध्य रेखा से 200 किलोमीटर उत्तर में है। अगर आप मैप का ध्यान देंगे तो आप अगर इस तरह एक रफली मैप बना के देखेंगे तो यह इस तरह से मैप है भारत का। यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप पड़ रहा है और यह आइलैंड है, यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड कंट्री हैं, यही सिंगापुर पड़ता है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यह भूमध्य रेखा इस तरह से गुजर रही है अफ्रीका से होते हुए। सबसे नजदीक जो उत्तर साइड पड़ेगा यह उसके सिंगापुर पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से आइलैंड में। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को मिला? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व। सही विकल्प इसका क्या होगा? पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र में भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क टाइगर रिजर्व बन गया। डार्क स्काई पार्क से रात्रि आकाश की सुरक्षा करने और प्रकाश प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। प्रकाश प्रदूषण से तात्पर्य होता है जो अधिक आजकल लाइटिंग हो रही है, इसकी वजह से, लाइटिंग की वजह से आप कभी खुला आकाश या कहा जाए तो आकाश को नेचुरली नहीं देख सकते, जो नेचुरल लाइट होती है रात की, को कम करने में मदद मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण, जिसे IUCN कहा जाता है, प्रकृति संरक्षण संरक्षित क्षेत्रों में पारिस्थितिकी को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक अंधेरे को संरक्षित करने के महत्व पर जोर देता है। चंदूबी महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? चंदूबी महोत्सव बिहार, असम, पश्चिम बंगाल या फिर हरियाणा। सही विकल्प आपका होगा असम में चंदूपी झील के किनारे चंदूपी महोत्सव का आयोजन किया गया। यह महोत्सव प्रतिवर्ष नए साल के दिन में चंदूपी झील के किनारे 5 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। चंदूपी महोत्सव का मुख्य उद्देश्य असम के इस जैव विविधता हॉटस्पॉट को, इको टूरिज्म को बढ़ावा देना। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, यहाँ हम अपने प्रत्येक मॉक टेस्ट में, जो भी हमारा मॉक टेस्ट होता है, इसमें हम 10 प्रश्न करीब करंट अफेयर्स के शामिल करते हैं। तो आपका स्टैटिक पोर्शन, स्टैटिक और करंट दोनों हम मिला के चलते हैं। यह अपने तरह का एक यूनिक मॉक टेस्ट है जो अभी तक यूट्यूब पे कराया जा रहा है। हमारा प्रयास रहता है कि आपके लिए न केवल स्टैटिक पोर्शन हम मजबूत कराएं, बल्कि करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमेशा तैयार होते चले साथ साथ। समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या फिर अनुराग ठाकुर जी। सही विकल्प है मोदी जी ने किया। समुद्र पर भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन मुंबई में किया गया। नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह ब्रिज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल सेतु रखा गया। अटल सेतु 21.8 किलोमीटर लंबा है, इसमें 6 लेन है। इससे पूरे प्रोजेक्ट में 18,000 करोड़ रुपए का खर्च आया, जो करीब 8 से 10 घंटे की दूरी को शायद 2 से 3 घंटे में इसे बदल दिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों, हमारे इस प्रकार के मॉक टेस्ट पे या किसी भी प्रकार का हम आपको जो भी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, इन सब में काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों। आप सबसे केवल एक गुजारिश रहती है कि आप सब हमारे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करिए। इसमें किसी भी प्रकार की आपकी क्षति नहीं होने वाली है। इसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमारे चैनल को ग्रोथ मिलती है, जिससे हमें आपके लिए और नए नए प्रोग्राम करने के लिए कहीं न कहीं प्रोत्साहन मिलता है। इस साल जुलाई में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? जापान, फ्रांस, नेपाल, भारत। सही विकल्प आपका क्या होगा? यहाँ पे सही विकल्प होगा भारत ने। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा। यह पहला मौका होगा जब भारत इस समिति की अध्यक्षता करेगा। यह यूनेस्को की एक समिति है। विश्व धरोहर समिति ने अपने 19वें सत्र में 46वां सत्र भारत नई दिल्ली में आयोजित करने का निर्णय लिया था। 21 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित किया जाना है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अभी प्रश्न है इसके आगे। स्वच्छ सर्वेक्षण भारत 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? वाराणसी कानपुर, वाराणसी प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज और प्रयागराज और गाजीपुर। सही विकल्प होगा वाराणसी और प्रयागराज। सबसे स्वच्छ गंगा शहर यानी कि गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। मध्य प्रदेश में MHOW छावनी ने बोर्ड ने सबसे स्वच्छ छावनी शहर का पुरस्कार मिला। साल 2016 से स्वच्छ भारत शहर मिशन के तहत केंद्रीय आवास शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी स्वच्छता सफाई पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है और इसमें मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर है वह लगातार कई सालों से टॉप कर रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी टूर्नामेंटों के प्रसारण के लिए किसके साथ समझौता किया? डिज्नी हॉटस्टार, वाईकॉम 18, दूरदर्शन या फिर अमेजन प्राइम? सही विकल्प होगा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ने हाल ही में वाईकॉम 18 के साथ 4 साल का समझौता किया। डील 2023 से 27 की अवधि के लिए की गई है। इसमें एफआईएच नेशनल कप को छोड़कर सभी एफआईएच इवेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ शामिल है। हॉकी प्रशंसक ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा और वाईकॉम 18 के लीनियर चैनल नेटवर्क स्पोर्ट्स 18 पर देख सकते हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि कौन थे? जो बाइडन, फिलिप न्यूसी, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान या फिर द्रौपदी मुर्मू जी? सही विकल्प है प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया और विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की सबसे शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में होगा। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को शामिल किया गया। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया? एलिजाबेथ बॉर्न, गैब्रियल अटॉल, सेबेस्टियन लेकॉर्नु या इमैनुअल मैक्रॉन? इमैनुअल मैक्रॉन ने गैब्रियल अटाल को फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। गैब्रियल अटाल वर्तमान में शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत है। 34 साल की उम्र में वह आधुनिक फ्रांसीसी इतिहास में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने लॉरेंट फैबियस को भी पीछे छोड़ दिया जो 37 साल की उम्र में 1984 में प्रधानमंत्री नियुक्त हुए थे। आईआईटी मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? काफी पुराना करंट है, आप सबको पता होगा जरूर। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश? सही विकल्प होगा श्रीलंका के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुशील प्रेमजयंता ने श्रीलंका के कैनेडी में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस शुरू किया है। यह प्रस्ताव श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे द्वारा वित्त मंत्री के रूप में पेश किए गए बजट 2024 का हिस्सा था। इससे पहले आईआईटी मद्रास ने नवंबर 2023 में तंजानिया में अपना एक कैंपस शुरू किया था। तो पहला भी पूछा जा सकता है और दूसरा भी। भारतीय फिनटेक फोन पे ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का सीईओ किसे नियुक्त किया है? अजय बग्गा, विक्रम शेट्टी, रितेश पई या फिर निखिल कामत? सही विकल्प होगा फिनटेक दिग्गज फोन पे ने रितेश पई को इंटरनेशनल पेमेंट बिजनेस का नया सीईओ नियुक्त किया। इससे पहले वह यूके के फिनटेक टेरापे में कार्यरत थे। फोन पे के देश भर में 500 मिलियन रजिस्टर उपयोगकर्ता है। 33 मिलियन मर्चेंट का नेटवर्क है। बेंगलुरु स्थित फोनपे की स्थापना साल 2015 में की गई थी। तो यहां पर दोस्तों हमारा स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर ज्योग्राफी को लेते हुए हमने समाप्त किया यह मॉक टेस्ट। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया होगा। अगर किसी प्रकार का सुझाव हो तो आमंत्रित है आप सबका सुझाव। इसके साथ ही साथ आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश करूंगा जाते जाते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह एक ज्योग्राफी के लिए डेमो वीडियो था, इंट्रो वीडियो था। ज्योग्राफी पर आपके लिए शानदार प्रश्न आने वाले हैं विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सप्लेनेशन भी ऐसा रहेगा एक एक्सप्लेनेशन से आपके कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं। बड़े अच्छे से और प्रभावशाली ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। इसी के साथ धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं।